Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Okay, we were studying about water, its different physical and chemical properties. So now we will study about the thermal properties of water. So its first property is hydrogen bonding keeps water in the liquid phase between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. यानी इससे पहले जो हमने लेक्चर में पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर की में जो है मौजूद होती है, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है उसका जो लिक्विड फेज होता है वो ऑलमोस्ट 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देन लिक्विड वाटर हैज़ ए हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड जो है वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब असल में हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है? सो इट इज़ एनर्जी टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हीट चाहिए होती है 1 मोल ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, उसको वेपोराइज करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड जो है वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है। देन हीट कैपेसिटी जो है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? सो इट इज़ एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अगर आपके पास एक बीकर में पानी है उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। आपने जो है टेम्परेचर उसको दे दिया, यानी कि आपने उसको हीट दे दिया, तो 1 डिग्री चेंज उसमें आया, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब इस 1 डिग्री चेंज में जितना आपको हीट चाहिए होगा उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड जो है वो ज़्यादा होती है। देन its last thermal property is water plays an important role in thermal regulation in living organisms, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो उसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस में, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने में जो है ये वाटर मेजर रोल प्ले करता है। हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन है उसका उनकी ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी वाटर की वजह से ये टेम्परेचर जो है ये रेगुलेट रहता है, यानी इसमें सडन इंक्रीज या डिक्रीज जो है नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें क्या चेंज आएगा? आया वो एज इट इज़ ही रहेंगे या उसमें उसकी फेज जो है वो चेंज होने से, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से हाइड्रोजन बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी, तो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि आइस स्टेट में जो वाटर होता है उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मैक्सिमम नंबर में मौजूद होते हैं। और देन अगर हम अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उसी आइस को हम क्या करें, टेम्परेचर दे दें, यानी कि उसको टेम्परेचर दे के वो फ्रीज़ होना स्टार्ट कर लें, तो उस स्टेट में जो है 15% ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाते हैं, यानी उसकी ब्रेकेज जो है शुरू हो जाती है। देन अगर उसी लिक्विड का हम कंटिन्यूसली क्या करें, लिक्विड फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करे, लिक्विड वाटर कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूसली ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि जब वही लिक्विड सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होके लिक्विफाई हो जाए, तो लिक्विफाई जब हो जाएगा तो उस केस में उस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग स्टेट में वो मौजूद होती है, यानी बन रही होती भी है और उसके साथ साथ जो है ब्रेकेज भी उसमें हो रही होती है। देन एज
the temperature rise, the broken up hydrogen bonds are accelerating. यानी अगर लिक्विड को हम मज़ीद उसका टेम्परेचर जो है बढ़ाए तो उससे क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर वो उसकी ब्रैकेट जो है और भी इंक्रीज हो जाएगी और लास्ट में जब बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंच जाते हैं यानी कि जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू कर ले तो उस हालत में जो है कम्प्लीटली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ख़त्म हो जाती है और वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है इवेपोराइज हो जाते हैं। तो ये थी डिफरेंट टेम्परेचर चेंज होने से कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें हमने ये जाना। अच्छा, देन नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कि वाटर की जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है। सो इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वाटर इज़ एन आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। जो सेलुलर लेवल पे हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें वाटर ही एज अ सॉल्वेंट जो है यूज़ होता है। देन वाटर इजली डिजॉल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो हमारी बॉडी में जितने सारे चाहे कार्बोहाइड्रेट्स ले लें आप, प्रोटीन्स ले लें, तो ये एंजाइम्स जो है ज़्यादातर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब ये डिसोल्यूशन कौन से सॉल्वेंट में होती है, तो इसमें मेजर जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है। देन वाटर आल्सो अनेबल टू डिज़ोल्व सम सब्सटेंसेस। अच्छा, वाटर की ये भी प्रॉपर्टी है कि ज़्यादातर जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसको तो ये डिज़ोल्व करता है, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं फिर उसमें वाटर में जो है वो सॉल्वेंट सोलूट जो है फिर वो डिज़ोल्व नहीं होते। अच्छा, अब किस बिहेवियर के बेस पर जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया जो वाटर है उसमें गिवन सोलूट जो है वो डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। तो इस बिहेवियर को मोस्टली एक्सप्लेन करते हैं दो टर्म से, जिसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि वाटर की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है इसी के बेस पर इसको टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड वन इज़ हाइड्रोफोबिक। तो अब हमने इसको जो है अलग अलग पढ़ना है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स अब कौन कौन से होते हैं और किस तरह जो है ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। हाइड्रो जो है ये ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलियोस मीन लविंग, यानी दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एफिनिटी फॉर वाटर, यानी वो मॉलिक्यूल जिसकी एफिनिटी होती है वाटर में डिज़ोल्व होने की। तो ये ऑलमोस्ट जो है आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो है ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी जो हाइड्रोफिलिसिटी होती है इसी वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। अच्छा, अब ये सब्सटेंसेस जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कौन कौन सी बॉन्डिंग उसमें हो जाती है, यानी कि वो उसकी डिसोल्यूशन किस तरह होती है, किस तरह जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जब आप वाटर में डिज़ोल्व कर लो तो उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और वो जो है एक सोल्यूशन बना लेता है। तो मोस्टली इसमें तीन तरह की नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें हो जाती है, जिसकी वजह से जो सोल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में डिज़ोल्व कर लो तो उससे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो तीनों नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ये है। फर्स्ट वन इज़ आयन डाइपोल एंड सेकेंड वन इज़ डाइपोल डाइपोल एंड द थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब किस तरह कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसको ऐड कर लो वाटर में तो फिर ये इससे जो है इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो अच्छा, जब KCl को और NaCl को यानी कि पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को जब जो एक आयोनिक कंपाउंड्स है, इन्हीं आयोनिक कंपाउंड्स को जब हम डिज़ोल्व कर ले वाटर में तो इससे आयन डाइपोल बनेंगे। अब इन्हीं डाइपोल की वजह से ये क्या होगा, इसकी जो इंटरेक्शन होती है वाटर के साथ उसमें ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इनिशियली क्या होता है, जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो किया गया है कि K+ और Cl- येलो कलर से इसको शो किया गया है।
सराउंडिंग में जब आप पोटाशियम के आयन को देखें तो इसके सराउंडिंग में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक ख़ास अरेंजमेंट से इसको जो है सराउंड किया हुआ है। अब किस तरह इसको ये सराउंड करते हैं, तो पोटाशियम पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उसमें से जो उसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला साइड होगा यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं। अगर हम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को आयन को देखें तो क्लोराइड का जो आयन है उसको सराउंड किया हुआ है, उसको भी वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव साइड है जो हाइड्रोजन का है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिस पर है, उसको जो है उसने सराउंड किया है क्लोराइड आयन को। तो इसी तरह जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लो वाटर में, तो उसमें इसको उसकी जो डिसोल्यूशन होती है वो किस तरह होती है, तो वो आयनाइज हो जाता है। और इसकी आयोनाइजेशन किस तरह होती है कि हर एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को उसके रिस्पेक्टिव जो उसका चार्ज होता है उसी के मुताबिक वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेता है। तो इसी तरह उसके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो जो आयोनिक मॉलिक्यूल होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ओके, नेक्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को किसी सोल्यूट को जो है वाटर में डिज़ोल्व कर लो तो किस तरह जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के ज़रिए से वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है मोस्टली इसी तरह वाटर के साथ जो है केमिकल रिएक्ट करके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करके जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो मोस्टली इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो जिस तरह आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है थे कि जो कार्बोनाइल कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका, उसको सराउंड किया है वाटर के मॉलिक्यूल में। इसी तरह जो मिड नीचे बॉटम में आपको दिखाया गया है कि इसको एक जो गिवन कार्बोक्सिल ग्रुप है कीटोन का, यानी कि कीटोन का मॉलिक्यूल है और उसको जो है एज अ होल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने सराउंड किया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आप किसी पोलर मॉलिक्यूल को, यानी कि अगर गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है चाहे वो कार्बो एल्डिहाइड में से हो, कीटोन हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल हो, तो वो जो है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किस तरह एक जो गिवन सोल्यूट है वाटर में उसकी डिसोल्यूशन को जो है उसको करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में होती क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन अटैच टू एन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिकम्स वेरी पोलराइज्ड एंड हाईली partial positive. This partial positive charge interact with the non-bonding electrons on atom on another oxygen or nitrogen, giving rise to the very powerful hydrogen bonding. यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ जो हाइड्रोजन को शो किया गया है, तो ये क्या करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वजह से जो इसका हाइड्रोजन के साथ रिलेशन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो यही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो जिसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जो है कंबाइन हुआ होता है। तो इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर कोई आप जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल यानी कि उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता हो वो आप ऐड कर लो, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं और वो इजीली जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, अब ये तो पूरा हमने पढ़ लिया हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का। अब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है
कौन से होते हैं। तो ये जो है नॉन आयोनिक और या जो हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस होती है, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट जो है हाइड्रोकार्बन्स या हेक्सेन हेक्सेन यानी जो या साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उस ये सारे मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें यानी कि लिपिड्स का जो हम ले लें उसका जो है ज़्यादातर ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब जब आप किसी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को एक सॉल्यूट आपके पास है वो हाइड्रोफोबिक है, तो जब आप एक हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व कर लो तो उसकी डिसोल्यूशन होगी या नहीं होगी। तो चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर होता है, तो इसी वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। अब अगर ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो ये किस स्टेट में वाटर में फिर मौजूद होगा। तो जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो किया गया है इस तरह केज लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो गिवन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके इर्द गिर्द जो है इसी तरह केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता। अच्छा, अब जो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें जो है पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स दोनों जो है एट अ टाइम एक गिवन स्ट्रक्चर में मौजूद हो तो वो कहलाते हैं एम्फीफेटिक, यानी कि एक पोलर एन भी इसमें होता है और नॉन पोलर एन भी इसमें होता है। तो ये ज़्यादातर जो है फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड जो लिपिड्स की एक सब ग्रुप है, टाइप है उसकी। अच्छा, उसमें किस तरह होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो उसमें मौजूद होता है, जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसका पोलर एंड होता है, यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसका एक फैटी एसिड का। लेकिन जो दूसरा चेन इसका होता है कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो अब इसकी डिसोल्यूशन जो है वाटर में किस तरह होगी, यानी कि अगर गिवन जो हाइड्रोफोबिक ये एम्फीफेटिक जो कंपाउंड है उसको हम डिज़ोल्व कर ले वाटर में, तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, यानी एक साइड तो उसका पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो आया ये वाटर में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। तो इसी तरह का मॉलिक्यूल जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर ले तो ये माइसिलीज बनाता है। माइसिलीज अब क्या होती है, तो इस डायग्राम में अगर हम इसको देखें तो इसको जो नॉन पोलर कंपाउंड है इसके दो नॉन पोलर टेल जो है और जो पोलर हेड है इसका, यानी ये इस तरह इसकी ओरिएंटेशन हो जाती है कि जो इसका पोलर हेड होता है वो आउटसाइड होता है, क्योंकि आउटसाइड में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर होंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के साइड पर इसकी जो पोलर वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके साइड पर ये मौजूद होंगे, लेकिन इसका जो नॉन पोलर टेल होता है वो सेंटर में मौजूद होता है। तो इसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए वो वाटर में जो है एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि वाटर की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कौन कौन सी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर की। फर्स्ट वन इज़ जो सेल्फ आयोनाइजेशन होती है वाटर की, यानी कि वाटर जो है वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह जो है आयोनाइज होता है और कौन कौन से इससे जो है हमें प्रोडक्ट बने मिलेगा। तो वाटर की जब आयोनाइजेशन हम कर ले तो उस केस में एंड ऑफ रिएक्शन जो होगा उसमें हाइड्रोनियम आयन बनता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अब ये आया ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्चुएशन जो है इसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो
केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको इस तरह शो करेंगे तो रेड कलर से जो है ऑक्सीजन को शो किया गया है और हाइड्रोजन को वाइट कलर से शो किया गया है। तो जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं एंडोथर्मिकली, तो उसके एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें मिलेगा एक हाइड्रोनियम आयन और दूसरा हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे के साथ जो है वापस रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी फ्यू मिनट्स या सेकंड में ये दोबारा जो है रिकम्बाइन हो जाते हैं और दोबारा हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे एवरी 11 आवर्स पर मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस और लेस देन वंस अ वीक एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ही रेयर केसेस में इस तरह होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, फिर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो H+ और OH- फॉर्म में जो है इंडिपेंडेंटली मौजूद होते हैं, लेकिन ये बहुत ही फॉर शॉर्ट टाइम होता है और फिर दोबारा जो है H+ और H- जो इसके आयन्स है दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं और वापस जो है H2O के फॉर्म में फिर मौजूद होते हैं। अच्छा, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में शो करना चाहे तो इसका जो कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो बराबर होगा KEQ इज इक्वल टू H3O प्लस OH- डिवाइडेड बाय H2O, यानी कि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल की हम डिसोसिएशन कर ले एंडोथर्मिकली, तो उससे हमें क्या बने मिलेगा, एक हाइड्रोनियम आयन उससे बनता है और दूसरा जो है हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अच्छा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है प्योर वाटर आयोनाइज इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ H3O प्लस एंड OH-, यानी कि अगर प्योर वाटर हो तो उसकी जब आप आयोनाइजेशन कर लो तो उससे हमें इक्वल अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। और जो वाटर का pH होता है वो ऑलमोस्ट जो है 7 होता है, यानी कि जो pH 7 है ये न्यूट्रल है, तो इस वजह से इसी pH पर वाटर जो है न्यूट्रल इसका pH होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कि जब हम किसी एसिड या बेस को जो है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके pH में क्या चेंजेस आती है। तो इस pH चेंज को मोस्टली हम पढ़ते हैं डिफरेंट थ्योरीज इसके लिए पेश की गई। आर्हीनियस थ्योरी, इसी तरह ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी भी है, लीविस थ्योरी भी है, तो इसी के मुताबिक जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है एक एसिड बेस जो है कौन सा होता है, तो एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, यानी एक गिवन सोल्यूट अगर उसकी ये एबिलिटी हो कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सके तो उसको हम कहेंगे एसिड। सो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो एज ए एसिड एक्ट करेगा। अब जब आप किसी एसिड को डिज़ोल्व कर लो वाटर में तो उसके साथ कौन सा जो है कंजुगेट बेस और कौन सा जो है कंजुगेट एसिड होता है। तो इस तरह जिस तरह जो है एक इस केमिकल रिएक्शन में भी दिया गया है HCl इसमें जो है एज एसिड है, तो H2O इसके लिए एज अ बेस होगा। देन जब ये केमिकल जब आप इसी HCl को यानी एसिड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व कर लो तो उसमें फिर जो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड बनेगा वो कौन सा होगा। तो जिस तरह हमने इसकी डिफिनीशन में पढ़ा कि एसिड कौन सा होता है तो वो डोनेट करता है प्रोटॉन को। तो यहाँ पर HCl ने अपना एक हाइड्रोजन जो है अपना एक प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन से जब वाटर जब उसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो जाए तो वो फिर प्रोटॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वही प्रोटॉन जब HCl से रिमूव होके H2O के साथ बाइंड हो जाता है तो उस केस में ये बनाएगा कंजुगेट एसिड।
और क्लोरीन चूँकि इसने अपना प्रोटॉन यानी कि HCl स्टेट से ये Cl माइनस स्टेट में आ गया। जो उसके पास प्रोटॉन था वो लॉस हो गया और उसके साथ जो बॉन्डेड पेयर था वो उसने ले लिया, तो उस पर Cl माइनस चार्ज आया, तो ये कंजुगेट बेस ये बन गया। तो यहाँ पर HCl जो है एसिड है। अब इसमें बेस कौन सा होगा, बेस किस तरह होता है, फिर इसकी डिफिनेशन क्या है। सो बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। एक केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशी जो जिसकी एबिलिटी हो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो क्या होगा, वो बेस कहलाएगा। यहाँ पर जिसमें एग्जांपल जो दिया गया है RnH2 प्लस H2O, तो यहाँ पर H2O जो है एज एसिड काम कर रहा है, यानी इसका जो अपना प्रोटॉन था उसे रिमूव कर लिया और वो प्रोटॉन जो है RnH2 ने ले लिया और वो RnH2 से कन्वर्ट होके RnH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो RnH2 यहाँ पे एज ए बेस एक्ट कर रहा है और H2O जो है यहाँ पर एसिड है। अच्छा, अब हमने ये जानना है कि एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या रिलेशन होता है, यानी कि किस तरह जो है आप किसी एसिड को या बेस को जब आप वाटर में ऐड कर लो तो उसके पीएच में क्या चेंज आएगा। तो जब आप किसी एसिड को ऐड कर लो गिवन वाटर में, तो उससे क्या होगा कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसका पीएच जो है वो 7 से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो एक एसिडिक सोल्यूशन बना लेगा। देन अगर उसी वाटर में से अगर हम जो है किसी बेस को ऐड कर लें, तो बेसिस के ऐड होने से क्या होगा, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बनेगी। हाइड्रोक्साइड आयन चूँकि ये बेसिक है तो इसी वजह से उसका जो पीएच होगा फिर वो 7 से इंक्रीज हो जाएगा। 7 जो है ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर बेसिक आयन जो है इंक्रीज हो जाएंगे, तो इस वजह से सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो न्यूट्रल से फिर बेसिक में चला जाएगा। अच्छा, जो पीएच स्केल होता है मोस्टली 0 से लेकर 14 तक हम इसको लेते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में क्लियरली ये शो किया गया है कि 7 से जो पीएच यानी 0 से लेकर 6 तक ये पीएच जो है एसिडिक होता है, फिर 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऑनवर्ड जो है 14 तक फिर ये पीएच बेसिक होता है। अच्छा, इसमें इस डायग्राम में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसी एग्जांपल दी गई है कि कौन कौन से केमिकल या जो सोल्यूशन है उसका एसिड जो पीएच होता है कौन से का एसिडिक होता है और किसका जो है बेसिक होता है। तो इसमें जो है कम्प्लीटली इसको शो किया गया है।